जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जैसे एनटीयू यूजीसी नेट को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है उस पर। इसके अलावा एनबीएस की तरफ से एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है, उस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा मुख्य सेविका की तरफ से इंटरवेंशन फाइल किया गया है, उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या केस में कुछ नया होने वाला है, इस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका के बच्चों का काफी इश्यू है कि फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है या कितना सेफ स्कोर है, उस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा जेई सिविल की तरफ से भी काफी बच्चों के क्वेश्चन थे कि कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट रहेगा, इस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चले चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनटीयू यूजीसी नेट को लेके। तो इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यूजीसी नेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो बच्चे अभी तक भर नहीं पाए हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि एनटीए की तरफ से डेट को एक्सटेंड किया गया है। और अब जो लास्ट डेट हुई है, एनटीए की तरफ से जो लास्ट डेट दी गई है वो अब दी गई है 15 तारीख, यानी 15 तारीख तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 15 मई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और फी पेमेंट की भी लास्ट डेट जो है, फी पेमेंट की भी जो लास्ट डेट है वो 15 मई ही है। मतलब 15 मई को आप एप्लीकेशन फॉर्म की रजिस्ट्रेशन की भी लास्ट डेट है और आपकी फी की भी लास्ट डेट है। तो जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं, एनटीए की तरफ से आपको और मौका दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। एनबीएस नवोदय विद्यालय की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। नवोदय विद्यालय ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उन्होंने एक चीज और भी ये बताई है कि अब हर बार जो भी कलर का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा उस पर्टिकुलरली डेट में ही कराया जाएगा जिस डेट में आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर में होगा। मतलब उन्होंने एक डेट फिक्स कर दी, एक मंथ फिक्स कर दिया है कि इस मंथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इस मंथ आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगी और इस मंथ आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा कदम है किसी भी रिक्रूटमेंट में, ये बहुत ही जरूरी है। खासकर उत्तर प्रदेश में जो हर विभाग में इसके लिए जरूरी है कि आपको पहले से कैलेंडर दिया जाए और उस पर्टिकुलर कैलेंडर में जो डेट फिक्स की जाए उसी पर एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाए। बहरहाल एनबीएस की तरफ से ये कैलेंडर जारी कर दिया गया है और उनके हिसाब से जो आपकी फॉर्म की जो डेट होगी, जो स्टार्टिंग डेट आपकी फॉर्म की ली जाएगी कि आपका फॉर्म कब तक स्टार्ट किया जाएगा, तो लगभग मान के चलिए कि उन्होंने जो डेट दी है स्टार्टिंग डेट फॉर्म की एप्लीकेशन फॉर्म की 15 जुलाई से शुरू हो जाएगी और 15 अगस्त तक रहेगी। ठीक है, जो फॉर्म की एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है 15 जुलाई से 15 अगस्त तक के लिए रहेगा। एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जो एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो 30 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। 30 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसके बाद आपकी जो मेरिट जारी की जाएगी, मेरिट जो जारी की जाएगी वो आपकी 31 अक्टूबर को जारी की जाएगी। 31 अक्टूबर को आपकी मेरिट जारी की जाएगी। आपका स्किल टेस्ट जो होगा, स्किल टेस्ट जो होगा वो आपका 30 नवंबर के आसपास होगा। स्किल टेस्ट आपका 30 नवंबर के आसपास होगा और जो ज्वाइनिंग होगी आपकी, जो ज्वाइनिंग दी जाएगी वो आपकी जनवरी से मार्च के बीच में दी जाएगी। जनवरी से मार्च के बीच में आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो स्टार्टिंग डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म का होगा 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में, एग्जामिनेशन 30 सितंबर को, मेरिट आपकी रिलीज कर दी जाएगी 31 अक्टूबर के आसपास, स्किल टेस्ट आपका 30 नवंबर को और आपकी ज्वाइनिंग जनवरी से मार्च के बीच में हो जाएगी। जनवरी में मेरे ख्याल से कलर की ज्वाइनिंग होगी, मार्च तक आपकी टीचर की भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा और पॉजिटिव कदम है एनबीएस की तरफ से स्टूडेंट के फेवर में। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट मुख्य सेविका को लेके आ रही है। देखिए, हालांकि बहुत से वीडियोस पर बन चुके हैं, लेकिन देखिए मुख्य सेविका में एक पॉजिटिव खबर ये कही गई है कि इंटरवेंशन फाइल किया गया है। ठीक है, इंटरवेंशन मतलब क्या होता है? तो इंटरवेंशन मतलब होता है कि थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है आपके केस में। ठीक, और जिसने ये फाइल किया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है आलोक मिश्रा। ठीक है, आलोक मिश्रा ने आपका इंटरवेंशन फाइल किया है। ठीक है, इंटरवेंशन में होता है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट। एक तरह से आप सीधी साधी समझिए कि एक तरह की थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो गई है आपके केस में। तो अब इससे क्या है, केस में कुछ चेंजिंग आएगी कि नहीं आएगी? तो देखिए, ये
तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके इस एडवोकेट की स्मार्टनेस पर। देखिए, अगर एडवोकेट स्मार्ट होता है तो आपकी सुनवाई करा ले जाता है। एडवोकेट काफी इंटरेस्टेड होता है आपकी भर्ती में तो बिल्कुल सुनवाई करा ले जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपने लेखपाल में देखा होगा। तो लेखपाल में आपने देखा था कि जो अपोजिशन का एडवोकेट था, बड़ी स्मार्टली उसने नेक्स्ट हियरिंग डेट ले ली थी कोर्ट में जाके। तो एडवोकेट की स्मार्टनेस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। एक्चुअली में देखिए, आपका केस काफी लोग से डिस्कस किया गया है, काफी अच्छे अच्छे वकीलों से भी बातचीत हुई थी। आपके केस में कुछ खास चीजें नहीं है। देखिए, एक बार अगर आपके केस में एक बार हियरिंग हो जाती है तो फिर केवल सुनवाई होगी। 5 से 10 मिनट की भी हियरिंग हो जाती है तो आपका केस वहां से समाप्त हो जाएगा। आपके केस में कोई इतनी मजबूती नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही है मुख्य सेविका के साथ कि उनकी हियरिंग ही नहीं हुई, हियरिंग ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, 3 बार से तो आपका डेट ही पास कर दिया जा रहा है। उससे पहले भी आपकी जो हियरिंग है वो एकदम ना के बराबर हुई है। उसके कई रीजन है। सबसे पहली बात है कि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट है सिंगल साहब, वो प्रेजेंट ही नहीं रहते हैं। तो जब आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी नहीं प्रेजेंट है, पिटिशनर का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी नहीं प्रेजेंट होता है। तो देखिए, जब आपका जो एडवोकेट है जो आयोग की तरफ से लगा हुआ है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो फिर आपकी जो केस होती है वो लिस्टिंग होने के बाद भी हियरिंग हो नहीं सकती है और ना ही उसे प्रेफरेंस दी जा सकती है। क्योंकि भाई, अगर आपका केस कोर्ट में लिस्टिंग है तो वो एडवोकेट ही होता है जो उसे ऊपर की ओर ले जाके सामने रखता है जज की कि भाई हमारे इस केस की सुनवाई कर दीजिए, हियरिंग कर दीजिए। तो सिंघल साहब की तरफ से अभी ऐसा कोई कदम ना उठाया गया है, ना 2-3 बार से वो प्रेजेंट रहे हैं। उसके कुछ रीजंस है उनके। ठीक है, दूसरा है आपका पिटिशनर का वकील। तो भाई, पिटिशनर को क्या पड़ी है आपके केस को ऊपर ले आने की? भाई, वो तो अपनी सैलरी पा रहे हैं, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो भी इंटरेस्ट था आपकी तरफ से है। तो अब प्रेजेंट टाइम में आपका रिप्रेजेंटेटिव कोई हो नहीं पा रहा है, इसकी वजह से सुनवाई हो नहीं पा रही है। अब देखना यह है कि आलोक मिश्रा जी इसको कैसे संभालते हैं, कैसे इसको जो लिस्टिंग होती है तो इसे ऊपर ले आके हियरिंग कंडक्ट करवाते हैं। ये बड़ा देखने वाला होगा। ठीक है, देखिए, देखने वाला है। एडवोकेट अगर स्मार्ट होगा तो कार्य बहुत अच्छे से होगा। अब ये है कि थर्ड पार्टी से काफी चेंजिंग आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ये तो डिपेंड करेगा कि क्या होता है आगे। सीधी सादी बात मैं आपको बता दूं, थर्ड पार्टी से केस फंस भी जाते हैं, सॉल्व भी हो जाते हैं, दोनों के चांसेस मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन सुनवाई आपकी तभी होगी, भले थर्ड पार्टी कितनी भी कोशिश करे, सुनवाई आपकी तभी होती है जब आपका रिस्पोंडेंट और पिटिशनर जो ओरिजिनल है, मतलब मूल है, जो वो अवेलेबल हो। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो लगाया गया रिस्पोंडेंट और जो पिटिशनर है, दोनों वकील अवेलेबल होंगे तभी सुनवाई होगी। ठीक है, बाकी अब देखते हैं थर्ड पार्टी, क्योंकि अब यही आखिरी ऑप्शन आपके पास बचा था तो आपने उससे भी ट्राई किया है बच्चों ने। तो देखते हैं क्या फायदा, क्या बेनिफिट मिलता है। सब कुछ एडवोकेट पे होता है। एडवोकेट स्मार्ट होगा तो सब सही हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर ऐसे ही केस पे डेट लगेगी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि फाइनल जो मुख्य सेविका का जो फाइनल कट ऑफ है, क्या सेफ स्कोर हो सकता है, फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है? तो देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब मैंने सर्वे किया था कट ऑफ का, तो उसमें आप लोगों ने अच्छे खासे अमाउंट में पार्टिसिपेट किया था और उसका जो एनालिसिस निकल के आया था वो अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी था वो 58 से 60 के बीच में था। 58 से 60 है तो आपके चांसेस बिल्कुल है, 100% है। ऐसा नहीं है कि इससे कम हो गया, अगर 57 हो गया या 56 हो गया तो नहीं है चांसेस, लेकिन 100% जो चांसेस होते हैं, मतलब जिनकी गारंटी है कि हो जाएगा, वो 58 से 60 में है। और अगर आप बाकी यूट्यूबर्स को भी देखेंगे तो उसमें भी आप पाएंगे मैक्सिमम 58 रखा है, मैक्सिमम 60 पर गए हैं लोग, और 57, 58 का आपका उन्होंने रखा है मिनिमम का स्कोर। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 58 से 60 जो है वो बेहतरीन स्कोर है। ठीक, इसके बाद आप मान के चलिए ओबीसी इनसे 1-2 नंबर कम होंगे, 57 से 59 हो सकते हैं ओबीसी। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस ओबीसी से 1 नंबर कम हो सकते हैं और उनके बराबर हो सकते हैं। एससी एसटी के कैटेगरी, एससी से कैटेगरी से आप आते हैं तो 49 के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन स्कोर कर रहे हैं। क्योंकि मेरे जो सर्वे में था उसमें एससी की तरफ जो कैटेगरी के बच्चे थे उन्होंने बहुत ईमानदारी से उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरा था, जिसकी वजह से, और अच्छे अमाउंट में भरा था, जिसकी वजह से जो एग्जैक्ट डेटा उनका निकला था वो बहुत ही बेहतरीन था। 49 से 51 अगर आपका
है तो आप बिल्कुल एससी कैटेगरी में सेफ है, एसटी में उससे थोड़ा कम मान के चलिए। तो पूरा डेटा मेरे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लेकिन काफी लोग का पूछना था तो मैं आपको बता दूं, अनरिजर्व कैटेगरी में आप 58 से 60 है तो 100% आप सेव है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इससे कम है तो आप नहीं सेव है, लेकिन यहाँ 100% होता है, जहां पे चांसेस बिल्कुल है कि आपके यहाँ वो हो जाएंगे, वो यही स्कोर कार्ड है। अब चलते हैं अगली अपडेट पे। तो अगली अपडेट है जेईई सिविल में कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट रहेगा। ये काफी लोग का क्वेश्चन रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट सही रहेगा, प्रेफरेंस में रहना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात देखिए, डिपार्टमेंट इस बेसिस पे नहीं लिया जाता है कि ये बड़ा फेमस है, नाम सुन लिया, इस डिपार्टमेंट में बहुत कुछ है, बेनिफिट है। एज अ एम्प्लॉय मूवमेंट आपको अभी तो है नहीं, जो है उनसे पूछिए, पता चलता है कितना प्रेशर है अभी इस प्रेजेंट टाइम में। पहले लोगों को लगता था प्राइवेट में बहुत प्रेशर है, लेकिन प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट में भी प्रेशर है। और ये ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक में है। एज असिस्टेंट इंजीनियर कोई भी चाहेगा कि भैया कम से कम थोड़ी सैलरी हमसे कम ले लो, कम दे दो यार, लेकिन काम का प्रेशर थोड़ा हमारे ऊपर कम रहे। तो देखिए, हर पद पर अलग अलग है। जूनियर इंजीनियर में भी सेम प्रॉब्लम, सेम इशू है। तो काफी लोग देखिए, जब भी आप बात आती है डिपार्टमेंट की तो फट से दिमाग में आता है पीडब्ल्यूडी का नाम। भैया पीडब्ल्यूडी बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है, वहां पे अच्छा खासा सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है, समझ लीजिए जो भी है वो आप लोग भी जानते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक फैक्ट ये है कि जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है ना, उसमें वर्क ऑफ प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में मैं तो जानता हूं, वर्क किया है, पता है। तो पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो है ना, बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। मेरे जानने में बहुत स्टूडेंट है वहां पर, बहुत ही प्रेशर होता है पीडब्ल्यूडी में, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अच्छी पद है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रेशर भी उतना ही है। अगर मेरी माने ना, मेरा जो प्रेजेंटेशन है, मुझे जो पता है, मुझे इंफॉर्मेशन है सिविल डिपार्टमेंट की स्पेशली, तो बेस्ट जो डिपार्टमेंट मैं अगर किसी को कहता हूं तो वो होता है आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट होता है। इसमें वर्क प्रेशर भी कम होता है, सारे बेनिफिट्स आपको इसमें भी मिलते हैं जो पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग में मिलेंगे, उतने बढ़िया ही बेनिफिट्स आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट में मिलेंगे। लेकिन जो वर्कलोड रहेगा वो काफी कम होता है इरिगेशन डिपार्टमेंट में। तो बेस्ट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू मी, ठीक बिल्कुल मैं बता रहा हूं, और आप लोग जब जाएंगे इस डिपार्टमेंट में तो आप भी कहेंगे कि सर ने बिल्कुल सही बोला था। इरिगेशन डिपार्टमेंट सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट है चूज करने की बारी आए तो। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट है वो जल निगम है। ठीक है, जल निगम में भी प्रेशर बहुत कम होता है, याद रखिएगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट, जल निगम डिपार्टमेंट और आवास विकास डिपार्टमेंट, ये तीन डिपार्टमेंट चांदी वाले डिपार्टमेंट हैं, जिसमें कार्य भी आपको कम करने हैं और सारे बेनिफिट भी आपको मिलेंगे इस डिपार्टमेंट में, हर एक चीज। तो ये बहुत ही बेहतरीन तीन डिपार्टमेंट है जो मैं कह रहा हूं, आप चॉइस करके देखिएगा। जब आप, आई होप आपका सिलेक्शन हो और आप उस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो बिल्कुल आप कहेंगे कि सर ने बिल्कुल सही बात की थी, अनुभव से बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए पीडब्ल्यूडी का फॉर्म में 1092 सीट है आपकी पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में, नो डाउट बहुत ही फेमस डिपार्टमेंट है। लेकिन इसमें दो चीज है, एक है कि इसमें एक पद है टेम्पोररी की और परमानेंट की, यानी दो पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट को। ठीक है, अब टेम्पोररी को बाद में परमानेंट करते हैं कि नहीं करते हैं ये उन पर डिपेंड करेगा, लेकिन रिस्क है थोड़ा टेम्पोररी परमानेंट को लेके पीडब्ल्यूडी में। इसके अलावा मैंने आपको बोला है इरिगेशन डिपार्टमेंट अच्छा खासा पद है, 1048 के आसपास पद है, और चांदी वाला डिपार्टमेंट है, एकदम सोने हीरे वाला डिपार्टमेंट आप इरिगेशन को मान के चलिए। ठीक है, उसके अलावा आपका रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, 765 सीटें हैं। रूरल डेवलपमेंट में काम तो आपको करना ही पड़ेगा, बहुत सारे प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है रूरल को लेके है, तो वहां पे आपको काम भी करना पड़ेगा, आउटर में पोस्टिंग रहेगी। ठीक है, इसके अलावा आपका राजकीय निर्माण विभाग भी है जिसमें 169 पोस्ट है। सेतु निगम है जिसमें 96 पद है, और आपका यूपी प्रोजेक्ट है आपका कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसमें 32 सीटें हैं। तो जो मैंने आपको कहा प्रेफरेंस में, सबसे पहले मैं कह रहा हूं आप इरिगेशन जरूर देखिएगा, उसके बाद जल निगम को देखिएगा, और फिर आवास विकास जिसमें 121 सीटें हैं, इनको जरूर देखिएगा। उसके बाद अगर आपको लगे पीडब्ल्यूडी, बाकी आप देख सकते हैं, सेतु निगम को भी आप देख सकते हैं, ये बेहतरीन डिपार्टमेंट है। लेकिन इरिगेशन, जल निगम डिपार्टमेंट, आवास विकास डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंट है जहां आपके पास ऊपरी प्रेशर कम होता है, ऊपर से जो प्रेशर पड़ता है ना वो बहुत कम होता है, और आप एक अच्छा मतलब भाई मानसिक तनाव से बचे रहते हैं,
और आपको हर वो चीज बेनिफिट मिलेगा जो पीडब्ल्यूडी में आपको मिलता है, जो दिमाग में एक्चुअली चलता रहता है ना, आईएएस। अब यूपीएससी मतलब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएएस, इससे मतलब नहीं, यूपीएससी मतलब आईएएस, तो वही डिपार्टमेंट में है। ये डिपार्टमेंट मतलब पीडब्ल्यूडी, ठीक है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अच्छा है, लेकिन वर्कलोड उस पर बहुत है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की जो भर्ती है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। इसी साल मतलब इसी पैट से आपको देखने को मिल जाए तो अच्छी बात है। जून के बाद देखिए ये भर्ती हो सकता है आपको रिलीज होती हुई दिखे, क्योंकि देखिए फिलहाल जब तक इलेक्शन है तब तक आप कोई न्यू भर्ती आपको देखने को मिलने वाली नहीं है। जो भी आएगी जून के बाद ही आएगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। एक नंबर भी है तो जूनियर इंजीनियर का फॉर्म जरूर भरिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।